बच्चों हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, जो कि कक्षा 9वीं के लिए पाठ्य पुस्तक है। सामाजिक विज्ञान में आपकी 4 पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र, राजनीति की है, भूगोल है और इतिहास है। ठीक है बच्चों, तो अर्थशास्त्र में आज हम पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। बच्चों ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आज हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आने वाले समय में 9th और 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते रहे। तो इसका जो प्रश्न पहला है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर में संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। तो हमें पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर तालिका भरनी है बच्चों। तो क है अवस्थिति क्षेत्र। अवस्थिति क्षेत्र में हमें बताना पड़ेगा कि पालमपुर की स्थिति कैसी है। तो हम लिखेंगे पालमपुर प्रत्येक मौसम में सड़क मार्ग से रायगंज और छोटे कस्बे शाहपुर से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे पालमपुर सड़क मार्ग से रायगंज व शाहपुर, जो कि एक छोटा कस्बा है, शाहपुर से जुड़ा रहता है। ठीक है, जुड़ा और रहता है हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जुड़ा रहता है। ठीक है, जुड़ा रहता है ना। अब गांव का कुल क्षेत्र लिखना है, तो गांव का कुल क्षेत्र हो जाएगा जो कि हमने पाठ के अनुसार लिखा है 200 धन 50 धन 26 बराबर 276, जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने ये क्यों लिखा है। ठीक है, अब भूमि का उपयोग हेक्टेयर में कितनी भूमि का उपयोग हो रहा है, तो उसका हमें लिखना है भूमि का उपयोग जो हेक्टेयर में। तो उसके लिए हमें नीचे तालिका दे रखी, कृषि भूमि में सिंचित और असिंचित, और भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, निवास स्थानों, सड़कों, तालाबों, चरागाह आदि के क्षेत्र हैं। तो यहाँ दे रखा हमें 26 हेक्टेयर है। तो यहाँ पे जो सिंचित है वह है 200 हेक्टेयर है, 50 हेक्टेयर जो है असिंचित है, और जो 26 हेक्टेयर है वो अन्य उपयोग में हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 276 हेक्टेयर हो रही है, 276 हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर। अब अगला है सुविधाएं। तो सुविधाएं हमने पाठ के अनुसार लिखी बच्चों। इस पाठ में जो हमने पढ़ा था उसमें सुविधाएं बता रखी थी। तो जो शैक्षिक सुविधा में है, 2 प्राथमिक विद्यालय पालमपुर में, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसा कि हमें पाठ में बताया गया है, और एक जो है हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय वहां पर है। चिकित्सा में लिखा है, चिकित्सा में है शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और एक निजी औषधालय भी है, एक निजी औषधालय भी वहां पर है, जहां पर कि रोगियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, एक निजी औषधालय। ठीक है, अब अगला है बाजार। तो विकसित बाजार है वहां पर। ठीक है, और वह सड़क मार्ग से शाहपुर और रायगंज से भी जुड़ा हुआ है, तो हम लिख देंगे विकसित बाजार है। बिजली की पूर्ति में हम लिखेंगे कि अधिकांश घरों में बिजली है, अधिकांश घरों में बिजली है। ठीक है, खेतों में भी बिजली सुविधा है, ठीक है, खेतों में भी है सुविधा, क्योंकि नलकूपों का उपयोग जो है बिजली के द्वारा नलकूपों का उपयोग करते हैं। ठीक है, लाइट के द्वारा। संचार, सड़क मार्ग विकसित है, संचार का साधन वहां है सड़क मार्ग, तो सड़क मार्ग विकसित है वहां पर, क्योंकि सड़क मार्ग से ही वह पास के कस्बे से जुड़ा हुआ है। और निकटतम जो कस्बा है वो है शाहपुर। ठीक है, ये हमने ऊपर भी लिखा, निकटतम कस्बा है शाहपुर। तो इस प्रकार यह प्रश्न पहला है बच्चों, और यह वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, फिर भी हमने इसको कर लिया, आप इसको देख सकते हो। प्रश्न नंबर दूसरा है
खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम इससे सहमत हैं। खेती की आधुनिक विधियों के लिए उद्योगों में विनिर्मित आगतों की आवश्यकता होती है। अधिक उपज देने वाले बीजों, जिन्हें HYV बीज भी कहा जाता है, से अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन हुआ, परंतु अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। अधिक उत्पादन होने पर जुताई और कटाई के काम के लिए मशीनों का प्रयोग अधिक होने लगा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, क्योंकि हमसे पूछा था कि अधिक उत्पादन के लिए उद्योगों में विनिर्मित आगतों की आवश्यकता होती है। क्या आप इससे सहमत है? तो हमने इसका उत्तर लिखा कि हाँ, हम इससे सहमत है। फिर हमने उसका कारण दिया कि खेती की आधुनिक विधियों के लिए, जो आधुनिक विधि से खेती की जाती है, उसमें उद्योगों में विनिर्मित आगतों की आवश्यकता होती है। अधिक उपज देने वाले बीजों से अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन हुआ। ठीक है, अधिक उपज देने वाले बीज, जिन्हें HYV बीज भी कहा जाता है, हाई यील्डिंग वेराइटी, से अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन हुआ, परंतु अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। अधिक उत्पादन होने पर जुताई और कटाई के काम के लिए मशीनों का प्रयोग अधिक होने लगा, क्योंकि खेतों में जो नई आगतें तो आ गई है, जो उद्योगों में निर्मित, मतलब नई आगतें, मतलब नई वस्तुएं या मशीनें, जिनका प्रयोग अब खेती में होने लगा है। खेती में अब कीटनाशकों का प्रयोग अधिक होने लगा, रासायनिक खाद का प्रयोग अधिक होने लगा। इसके साथ ही जुताई और कटाई के लिए मशीनों का प्रयोग भी अधिक होने लग गया है। तो जो आधुनिक विधियों का प्रयोग हुआ है, उस ऐसे में अधिक आगतों की आवश्यकता हुई है जो उद्योगों में विनिर्मित होते हैं। तो हमने इसका उत्तर लिख दिया कि हम इससे सहमत हैं। खेती की आधुनिक विधियों के लिए उद्योगों में विनिर्मित आगतों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक उपज देने वाले बीजों, क्योंकि जो आधुनिक खेती है उसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग हो रहा है, तो अधिक उपज देने वाले बीजों से अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन हुआ। मात्रा का उत्पादन, अनाज का उत्पादन तो अधिक हुआ, परंतु अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। अधिक उत्पादन होने पर जुताई और कटाई के काम के लिए मशीनों का प्रयोग अधिक होने लगा है। ठीक है, नंबर तीसरा है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की? पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हमने पॉइंट के आधार पर लिखा, 4 पॉइंट लिख दिए हैं। तो पहला, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को अपने खेतों में बेहतर व जल्दी सिंचाई करने में सहायता की, क्योंकि बिजली के आने से सिंचाई की सुविधा हो गई उनको, वो बेहतर सिंचाई कर पाए, जल्दी और समय पर सिंचाई कर पाए। ठीक है, दूसरा है, बिजली के प्रसार से पालमपुर में किसान वर्ष में 3 अलग अलग फसलें पैदा करने लगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर बिजली की उपलब्धता हो गई थी, इससे सिंचाई की सुविधा हो गई उनको, इसलिए वह वर्ष में 3 अलग अलग फसलें पैदा करने लगे। बिजली से चलने वाले नलकूपों से, अगला पॉइंट है, बिजली से चलने वाले नलकूपों से किसान ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करने लगे, क्योंकि नलकूपों का भी खनन होने लग गया। कुछ तो वहां पर सरकार ने व्यवस्था करवाई थी नलकूपों की, उसके बाद वहां के किसानों ने भी इसकी करी थी, नलकूप खनन कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में बिजली से चलने वाले नलकूपों से किसान ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करने लगे। चौथा है, बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग होने लगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो बहुविध फसल प्रणाली मतलब एक ही वर्ष में एक से अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन होना, जिससे कि अधिक फसल उत्पादन हुआ और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। प्रश्न चौथा है, क्या सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ मानसून की वर्षा भी निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में कृषि में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जिससे अधिक व अच्छी फसल की पैदावार हो। ठीक है, तो सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो है अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ मानसून की वर्षा भी निश्चित नहीं है, समय असमय होती है। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है कि फसलों को पानी की आवश्यकता होती है और उस समय बरसात होती नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में कृषि में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जिससे कि अधिक व अच्छी फसल की पैदावार हो। यदि सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो एक के स्थान पर 2 या 3 फसलें भी किसान ले सकते हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर जो 5वां है, पालमपुर में 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। तो यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, हमने इसको नहीं करा है। अब इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? तो इसका उत्तर होगा पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की संख्या अधिक है। खेतीहर जो श्रमिक है उनकी संख्या अधिक है। खेतीहर श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वे न्यूनतम मजदूरी से कम पर भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रश्न यह था बच्चों कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? जो सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है, उससे भी वहां पर जो पालमपुर में जो खेतीहर श्रमिक है वो उससे भी कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार क्यों हो जाते हैं? तो हमने इसका उत्तर लिखा है कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की संख्या अधिक है। वहां पर खेतीहर श्रमिक बहुत अधिक है। खेतीहर श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वे न्यूनतम मजदूरी से कम पर भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वह न्यूनतम मजदूरी से कम पर भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो उनके स्थान पर और कोई करने को तैयार हो जाएगा और उनके पास काम उपलब्ध नहीं है। वह खेतीहर श्रमिक है। कुछ समय ऐसा होता है कि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी काम होता ही नहीं है और उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए कम मजदूरी में भी वह काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों में से किसी को चुने। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? तो बच्चों ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, हमने इसको नहीं करा है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, अपने क्षेत्र के किसी श्रमिक से बात कर सकते हो या आप आसपास के श्रमिकों या मजदूरों को देखकर भी खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे हो मजदूरों में से किसी एक को चुनकर आप अनुमान लगाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको या आपके घर के बड़े लोगों को पता ही होगा कि खेतों में काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या है, उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, नगद पैसा मिलता है आपके क्षेत्र में या वस्तु मिलती है, क्या उन्हें नियमित काम मिलता है और या फिर क्या वे कर्ज में हैं। तो इस प्रकार यह आप कर सकते हो। अब हम प्रश्न नंबर 8वां करेंगे। तो जो 8वां है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। तो एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के तरीके हमें बताने हैं और उदाहरण सहित बताना है। तो इसका उत्तर होगा एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके निम्नलिखित है। तो पहला है बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, पहला है बहुविध फसल प्रणाली। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। मतलब एक ही वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल, 2 या अधिक फसलें यदि हम वहां पर किसान पैदा कर लेते हैं तो वह जो विधि है वह बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। पालमपुर गांव में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करते हैं, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। तो बहुविध फसल प्रणाली का जो उपयोग करने से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और ऐसा पालमपुर गांव के किसान करते हैं, जो कि हमें इस पाठ में बताया गया है। दूसरा है आधुनिक कृषि तरीकों का प्रयोग। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया, जिसमें HYV बीजों मतलब अधिक उत्पादन देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि हुई है आधुनिक कृषि तरीकों के प्रयोग से और बहुविध फसल प्रणाली के उत्पादन से। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है 9वां के बाद जो अगला प्रश्न है 9वां, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, हमने इसको छोड़ दिया अभी। और यदि ये फिर इम्पोर्टेंट लगेगा तो
तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के साथ इसको दे देंगे बच्चों। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा देना है यहाँ पर कि वह क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, अब अगला जो 10वां है प्रश्न, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं और वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है, इससे हम करेंगे। प्रश्न नंबर 10वां है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। तो इसका उत्तर होगा, मझोले और बड़े किसान खेती के लिए अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं, क्योंकि बड़े किसान जो है उनके पास खेती का उत्पादन भी अधिक होता है, फसल उत्पादन अधिक होता है। जो अधिशेष मतलब जो उनके घर के उपयोग करने के बाद जो शेष उनके पास बचा है उन्हें वह बेच देते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रख लेते हैं। अब वह जो बेच दिया उन्होंने, उससे उन्हें कमाई हुई, कमाई के एक भाग को उन्होंने अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रख लेते हैं। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। तो वह इस प्रकार अपनी पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास फसल उत्पादन अधिक हो रहा है। फसल उत्पादन अधिक होगा तो वह बेचकर पूंजी प्राप्त कर पाएंगे, मतलब धन प्राप्त कर पाएंगे। उसमें से एक हिस्सा अगले साल के लिए या अगले वर्ष के लिए खेती के लिए रख लेंगे और बाकी का उपयोग बचत के रूप में कर लेते हैं। कुछ किसान बचत से पशु, ट्रक या अन्य उपयोगी सामान खरीद लेते हैं। तो कुछ किसान जो है उनके पास यदि बचत होगी तो वह खेती को और अधिक उन्नत करने के लिए पशु, ट्रक या अन्य उपयोगी सामान खरीद लेते हैं। इसी प्रकार जो छोटे किसान हैं, तो छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, क्योंकि छोटे किसानों के पास इतनी अधिक बचत नहीं होती, फसल उत्पादन भी कम होता है, जिससे कि वह अधिक मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो खेती के लिए उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज की ब्याज दर बहुत अधिक होती है। ठीक है, कर्ज की ब्याज दर बहुत अधिक होती है। कृषि आय का अधिक हिस्सा कर्ज व ब्याज चुकाने में ही खत्म हो जाता है। तो अधिक हिस्सा जो है कर्ज में और ब्याज चुकाने में भी खत्म हो जाता है, इसलिए उनके पास जो है बचत नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार हमने इसका उत्तर लिख दिया कि मझोले और बड़े किसान जो है पूंजी कैसे प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक फसल उत्पादन होगा, वह उसे बेच देंगे। जो बचत होगी वह अगले साल के लिए पूंजी के रूप में हो जाती है। ठीक है, पूंजी के रूप में उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जाती है कि फसल अधिक हो रही है, और जो उत्पादन होगा उसे बेचने के बाद उनके पास जो पैसा आएगा उसमें से एक हिस्सा वो अगले साल के लिए पूंजी की व्यवस्था के रूप में रख लेते हैं। और जो अधिक बचत होती है तो वह कृषि उपयोगी सामान या अन्य उपयोगी सामान, जिससे कि उनको और अधिक आय होती है, वह खरीद लेते हैं। जबकि जो छोटे किसान होते हैं उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, वे कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज की ब्याज दर बहुत अधिक होती है और कृषि आय का अधिक हिस्सा कर्ज व ब्याज चुकाने में भी खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो 11वां है, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? तो हमने सविता की जो कहानी है, सविता की कहानी हमने पढ़ी थी जब हमने पाठ पढ़ा था कि उसने बहुत अधिक ब्याज दर पर तेजपाल सिंह से ऋण लिया, क्योंकि उसे अपने कृषि के लिए पूंजी चाहिए थी, खेती के लिए पूंजी चाहिए थी, जिससे कि वह खेती कर पाए। तो इसके लिए बहुत अधिक ब्याज दर पर उसने तेजपाल सिंह से ऋण या उधार लिया था। तो इसका उत्तर हम कॉपी में करेंगे। इसका उत्तर होगा, सविता को तेजपाल सिंह से 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए ऋण मिला। ठीक है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। ठीक है, तो सविता को तेजपाल सिंह से 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए ऋण मिला था। उसे 4 महीने में ऋण भी चुकाना था और उसे ब्याज दर देनी थी 24%, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। इसके साथ ही सविता को यह भी वचन देना पड़ा कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन पर काम करेगी। तो इसके साथ साथ ये शर्त भी थी, उसे 24% की बहुत ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार मिले थे, और उसके साथ यह शर्त भी थी कि उसे कटाई के मौसम, जब फसल पक जाएगी और उसे काटना होगा, उस मौसम में वह उसके खेतों में, मतलब तेजपाल सिंह के खेतों में एक श्रमिक के रूप में
100 रुपए प्रतिदिन पर काम करेगी। यदि सविता को कम ब्याज दर पर बैंक से कर्ज मिल जाता तो उसकी स्थिति बेहतर होती, उसे कम पैसे चुकाने पड़ते। ठीक है, यदि कम ब्याज दर पर उसे बैंक से मिल जाता तो उसकी स्थिति और अच्छी होती है ना, उसे पैसे भी कम चुकाने पड़ते और उसे कटाई के मौसम में, मतलब उस मौसम में जबकि उसके खेतों में भी उसे काम करने की जरूरत थी, उस समय उसे तेजपाल सिंह के खेत पर 100 रुपए प्रतिदिन की कम मजदूरी पर काम करने भी नहीं जाना पड़ता और उसे इतनी अधिक ब्याज दर भी नहीं चुकानी पड़ती। ठीक है, अब प्रश्न 12वां जो है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो बच्चों आप ये एग्जाम के मान से इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने इसको छोड़ दिया, आप खुद अपने से कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों या फिर आपके घर के ही बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते हो कि पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में, खेती में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रश्न नंबर 13 है, इसे हम करेंगे, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। बच्चों जो गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं उनकी सूची बनानी थी, तो हमने ये सूची बना दी है। यदि आपके क्षेत्र में इसके अलावा भी, कृषि के अलावा जो दूसरे और कार्य हो रहे हो तो वह आप यहाँ लिख सकते हो। तो पहला हमने लिखा डेयरी उद्योग, दूसरा है मुर्गी पालन, तीसरा है दर्जी, छोटी दुकानें, टोकरी निर्माण, परिवहन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लिख दिए हैं, आप इसमें और भी जोड़ सकते हो। अगला प्रश्न 14 है, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य, ऐसे कार्य जो कृषि से संबंधित नहीं है, उन्हें प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर होगा बच्चों, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। गांव में शिक्षा के साथ ही कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे रोजगार में वृद्धि हो। तो हमें गैर कृषि कार्य बढ़ाने के तरीके बताने थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। यदि शिक्षित हो जाएंगे तो उनमें कौशल, हम अलग प्रकार के कौशल का भी विकास कर सकते हैं। हम कंप्यूटर शिक्षा आगे की उन्हें दे सकते हैं या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अधिक विकास कर सकते हैं या उसका कौशल उन्हें दे सकता है यदि वह कुछ शिक्षित हो जाएंगे। तो गांव में शिक्षा के साथ ही कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कौशल विकास में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के लोगों को कौशल का विकास किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के कौशल उन्हें दिए जा सकते हैं, कुछ निर्माण से संबंधित कौशल दिए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे रोजगार में वृद्धि हो। तो लघु उद्योगों का यदि बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी।